हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत ही ज्यादा बताते हुए खुशी हो रही है कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए विधिवत क्लास शुरू हो गई है। उनको यूट्यूब के माध्यम से मुझे समझाना है, ये बताना है जो आज का ये क्लास चल रही है। उसके बाद उन्हें पीडीएफ भी भेजना है ग्रुप में, और उसके बाद वो आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सपना रखो चांद पर जाने का, ताकि वहां से गिरोगे तो सितारों पर भी कम से कम लटक ही जाओगे। कोशिश हमेशा कीजिए कि अच्छे से पढ़ाई करने का, विधिवत पढ़ाई करने का, तभी आप निश्चित एक नियमित समय के अनुसार नियमित रास्ता में जा सकते हैं, एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। खैर, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में मेथड्स पढ़ना है। कौन कौन मेथड्स पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला 3 मेथड्स पढ़ना है। 3 मेथड्स में है सबसे पहला लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स क्या नाम है? लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स को हिंदी में अनुदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य कहते हैं। जो हिंदी नाम बहुत ही ज्यादा भारी है, वास्ट है। आप सिंपल से इंग्लिश नाम याद रख लीजिए। इंग्लिश में उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स। अब ये बात आता होगा मन में कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड्स होता क्या है। तो यह रिसर्च में एक विधि होती है। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो कौन सा विधि से रिसर्च कर रहे हैं। अगर मुझे पटना जाना है तो कौन सा रास्ता से जा रहे हैं, अगर मुझे हाजीपुर जाना है तो कौन से रास्ता से जा रहे हैं। मतलब ये विधि होता है। हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कौन सा विधि से रिसर्च कर रहे हैं, कौन से मेथड से रिसर्च कर रहे हैं, इस बात को दर्शाती है यह लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। अब लॉन्गिट्यूडिनल मेथड होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल मेथड होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेता है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। देखिए लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड विधि एक अनुसंधान है। मैंने पहले बता दिया कि यह अनुसंधान को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। क्या कहते हैं? रिसर्च। अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं। तो यह एक अनुसंधान है, मतलब रिसर्च है। इसमें एक ही समूह के व्यक्तियों पर बार बार या समय समय पर अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही समूह के व्यक्तियों पर, अब मान के चलिए कोई एक समूह है, संगठन है जिसमें 50-25 लोग रहते हैं, उसमें एक समूह है और उसी समूह के व्यक्तियों पर बार बार अध्ययन किया जाता है, समय समय पर अध्ययन किया जाता है, कई वर्षों तक अध्ययन किया जाता है। इसी को लॉन्गिट्यूडिनल मेथड कहते हैं। समझ में आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो आप पीडीएफ भी एक बार पढ़ेंगे और यह वीडियो भी एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर मैं समझाने का कोशिश करता हूं। कहता है लॉन्गिट्यूडिनल विधि एक अनुसंधान है, मतलब रिसर्च है, जिसमें एक ही समूह के व्यक्तियों पर बार बार अध्ययन या समय समय पर अध्ययन किया जाता है। एक ही समूह में बार बार अध्ययन किया जाता है या जब जब जरूरत पड़ता है समय समय पर अध्ययन किया जाता है, ताकि उनके विकास और उनके विकास और परिवर्तन को देखा जा सके। क्यों उस समूह पर अध्ययन करना है बार बार समय समय? ताकि उनका उस जो समूह का विकास है, उस समूह का परिवर्तन है, उसको देखा जा सके। मतलब आज कोई समूह है 50-25 लोगों का, उसमें हम आज जाके अध्ययन किए, अच्छा ये विधि व्यवस्था इस तरह से है, यहाँ पे ये सिस्टमैटिक ढंग से ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन फिर कुछ समय बाद हम उसी ग्रुप पर जाएंगे, उसी समूह को अध्ययन करने के लिए जाएंगे, तो देखेंगे उसमें कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, पहले वाला कैसा था और आज वाला कैसा है, दोनों को कंपेरिजन करेंगे। जो शोधकर्ता होते हैं वो जाता है तो उसी समूह पर फिर से जाएगा अध्ययन करने, देखेगा कि इसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है और क्या व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आया है। व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। जो व्यक्ति आज बदमाश है वो कुछ दिन के बाद सही भी हो जाता है। तो क्या व्यक्तिगत विकास कितने लोगों का हुआ है, मतलब व्यक्तिगत विकास कितने लोगों का हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरे ऑल ओवर समूह का कितना विकास हुआ है, यह देखना होता है। इसीलिए कहता है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड में कि एक ही समूह के ऊपर बार बार हम जाकर के समय समय पर जाकर के अध्ययन करते हैं, कई वर्षों तक अध्ययन करते हैं। इसी को हम लॉन्गिट्यूडिनल मेथड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है लॉन्गिट्यूडिनल मेथड का कुछ मुख्य तत्व भी है। उससे पहले बात कर लेते हैं, इसमें शोधकर्ता एक ही समूह के व्यक्तियों पर कई वर्षों तक अध्ययन करता है, ये तो मैंने बता ही दिया। कहता है इसका मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व है पहला, एक ही समूह पर अध्ययन करना। मुख्य तत्व क्या है? यह तो बात है मुख्य तत्व कि हम एक ही समूह पर बार बार अध्ययन करते हैं, ताकि उसका व्यक्तिगत विकास या पूरे समूह का विकास कितना हो रहा है, किस समय में कितना हो रहा है। दूसरा है समय समय पर अध्ययन। समय समय पर अध्ययन क्यों जरूरत पड़ता है? आज जो विकास हम देख करके इस समूह का गए हैं, वो कुछ दिनों के बाद कैसा विकास है,
समूह का विकास कैसा है या व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास कैसा है। जो व्यक्ति आज अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है कल उसका अच्छा व्यवहार हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, व्यक्तिगत विकास हो गया। आज पूरे समूह में इतना सारा चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत सारा ठीक है, लेकिन अगले टाइम जब आएंगे तो इसमें और बदलाव होगी, तो ये क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उसी समूह पर हम अध्ययन किए तो अध्ययनकर्ता क्या सोचेगा कि नहीं, परिवर्तन इस समूह के ऊपर आया है। तो ये हो गया समय समय पर अध्ययन। तीसरा है विकास और परिवर्तन का अध्ययन। विकास और परिवर्तन का अध्ययन, जब व्यक्ति विकास करता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है, जब कोई समूह विकास करता है तो उसके समूह पर परिवर्तन देखा जाता है, और यह परिवर्तन छिपने वाला नहीं है। जब वही शोधकर्ता आते हैं और देखते हैं कि इसमें ये विकास हुआ है, तो कहता है कि नहीं, यह समूह बहुत ही तेजी से आगे ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब इसका कुछ हम लाभ देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेथड का लाभ क्या होता है। तो लाभ इससे, इस रिसर्च से हमें लाभ क्या क्या होती है। यह रिसर्च होता है, रिसर्च करने का एक विधि होता है। इस विधि से अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, किसी समूह पर रिसर्च करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर रिसर्च करते हैं, तो इसका लाभ हमें क्या होने वाला है। तो क्या लाभ होगा, पहला यहाँ लिखा हुआ है विकास परिवर्तन को समझने में मदद मिलता है। सही बात है, अगर हम बार बार अध्ययन करेंगे उस समूह पर तो उसका विकास को समझने में हमें मदद मिलेगी और उसका परिवर्तन हमें देखने में मदद मिलेगी। दूसरा कहता है व्यक्तिगत विकास को समझने में मदद मिलती है। आज जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अच्छा काम नहीं करता है, तो उसका व्यक्तिगत विकास क्या होता है, वह कल होकर के अच्छा बन जाएगा, कुछ दिनों के बाद अच्छा होगा, कुछ वर्षों के बाद अच्छा होगा। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विकास को भी जानने का मौका मिलता है, इसका लाभ ये है। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को समझने में मदद मिलता है। आज जो हमारा समाज है वह 5 साल के बाद नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाती है। जैसे आज कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं चले जाते हैं जॉब करने, और वहां से आते हैं 5 साल बाद, तो उसके बहुत सारा चीज बदला बदला सा नजर आता है। तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसलिए कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास क्या होता है, हमारा जो धरोहर है संस्कृति, उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है, इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम बाल विकास का बात करें, बाल विकास पर अध्ययन, अगर छोटा बच्चा पर हम अध्ययन करते हैं, छोटा बच्चा पर आज उसका हम जो अध्ययन कर रहे हैं, फिर वो 5 साल बाद करेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा, और फिर उसका अध्ययन करेंगे, फिर 5 साल बाद उसका अध्ययन करेंगे, तो तीनों परिवर्तन, 3 बार जब हम उसके ऊपर रिसर्च किए, शोध किए, तो तीनों में वो परिवर्तन दिखेगा। इसीलिए बाल विकास पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है किशोरावस्था पर, इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा बेस्ट से, किशोरावस्था में व्यक्ति क्या क्या करता है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, क्या क्या वो सीखता है, ये हो गया। तीसरा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या व्यक्ति क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया, ये सब सोचते रहते हैं, पूरे जीवन का अपने पटकथा को देखते रहते हैं, खुद ब खुद पढ़ते रहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मेथड में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड में एक ही समूह के ऊपर बार बार जाकर, समय समय पर जाकर के हम रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उसका व्यक्तिगत विकास क्या है, उसका सामाजिक विकास क्या है, उसका पूरे समूह का विकास क्या है, इसका अध्ययन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड में। हाँ तो बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल मेथड के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड को हिंदी में अवलोकन कहते हैं, अवलोकन विधि कहते हैं। अवलोकन विधि के माध्यम से कैसा रिसर्च होता है, कैसा शोध होता है, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सीधे बोर्ड पर नजर डालिए, लिखा हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड, हिंदी में अवलोकन विधि कहते हैं। अवलोकन विधि एक अनुसंधान है या शोध विधि है, ये तो आपको पता है। अभी जितना भी विधि है, मेथड्स को एक शोध का विधि या शोध का रास्ता कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो कोई ना कोई विधि से करता है, कोई ना कोई मेथड से करता है, इसको रूल कह सकते हैं। तो इस रूल से, इस विधि से हम रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए कहा है कि अवलोकन विधि जो है एक अनुसंधान या रिसर्च है या शोध विधि है, जिसमें शोधकर्ता व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार, गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं, तो 3 चीज, उसका व्यवहार, किसी भी समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसका गतिविधियों का अध्ययन करता है और प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। व्यवहार क्या होता है, जब हम किसी समूह के पास अध्ययन के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, तो इस अवलोकन विधि के अनुसार हम उसे ना ही बात करते हैं, ना ही उसे टोकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम बस साइड में रहते हैं और उसे अवलोकन करते रहते हैं, मतलब देखते रहते हैं, अच्छा ये ऐसा व्यवहार करता है,
ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसका व्यवहार ऐसा है, मतलब वो कैसा कर रहा है, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसे दूसरे से एक दूसरे से बात करने का तरीका, ये सब क्या है, व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार। तो किसी भी समूह में जाता है अवलोकन के विधि अध्ययन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो किसी भी समूह में जब शोध करता जाता है रिसर्च करने वाला, तो उसके व्यवहार देखता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे खेलता है, कैसे खाना खाता है, कैसे एक दूसरे से बात करता है। ये हो गया व्यवहार का अध्ययन करना। दूसरा कहता है गतिविधियों का, वह क्या क्या करता है, वह कौन कौन सा काम करता है, कौन से काम के बाद कौन सा काम करता है, उनके गतिविधियों के ऊपर ध्यान देते हैं, अध्ययन करता, रिसर्च शोध करता। और प्रतिक्रिया, उसके बाद उसका प्रतिक्रिया क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उससे बात करता है तो बात करने में उधर से क्या प्रतिक्रिया वो देता है, इधर से फिर क्या वो प्रतिक्रिया देता है। जैसे हम किसी से आपसे बात कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप नाम अपना बताएंगे, आपका घर कहाँ है, आप घर बताएंगे, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल बातचीत, मतलब एक प्रतिक्रिया देना। हम आपका नाम पूछे, आप उधर से बताए, मतलब प्रतिक्रिया दिए हैं। तो ये प्रतिक्रिया तीन चीजों पर अध्ययन करता है अवलोकन विधि के अनुसार। किस किस चीज पर, पहला व्यवहार पर, दूसरा किस पर, तो दूसरा करता है गतिविधियों पर, वह क्या करता है, क्या काम करता है। तीसरा करता है प्रतिक्रियाओं पर, उसका उधर से क्या रिप्लाई आता है, क्या प्रतिक्रिया देता है। तीनों चीज पर यह अवलोकन विधि के द्वारा अध्ययन दिया जाता है, अध्ययन करते हैं और उनका अध्ययन करता है, अध्ययन करते हैं। इसमें शोधकर्ता व्यक्तियों एवं समूहों के साथ सीधा संपर्क में नहीं आते हैं। दूसरे विधि में क्या होता है कि शोधकर्ता उससे बातचीत भी करता है, समूह में जाकर लोगों से बातचीत करने लगता है, जिस पर अध्ययन करता है। लेकिन अवलोकन विधि में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसमें करना क्या है कि इसमें सीधा संपर्क किसी भी व्यक्ति से नहीं होता है, सीधा संपर्क किसी भी समूह से नहीं होता है। इसमें कोई भी समूह से संपर्क नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति से संपर्क नहीं होता है, किसी से बातचीत नहीं करना है। इस विधि के अनुसार सिर्फ आपको उसे देखना है, अवलोकन करना है, उसका व्यवहार देखना है, उसका प्रतिक्रिया देखना है, उसका गतिविधि देखना है, बस दूर से ही करना है। सीधा कोई सा भी सीधा संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि उनका व्यवहार और गतिविधियों का उनका विश्लेषण करते हैं। सीधा संपर्क में तो नहीं जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन उसका व्यवहार और उसका गतिविधि क्या है, उस पर वो अध्ययन करते रहते हैं, उसको नोटिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, यह व्यक्ति ऐसा है, इस एज में ऐसा है, तो आगे क्या करेगा, इस एज में ऐसा है तो वो आगे चल के क्या बन सकता है। इस चीज का अध्ययन करता है, उसके व्यवहार से, उसके गतिविधियों से, उसके प्रतिक्रिया से, इस सभी चीजों से उसको पता चलता है कि यह व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। तो इसीलिए कहता है गतिविधियों और इसका विश्लेषण करते हैं, बताते हैं। फिर जब वो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हर व्यक्ति का, समूह में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सबका जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, बताते हैं कि इस पर मैंने देखा, इसका गतिविधि, इसका व्यवहार इस तरह का है। ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया देना। ये क्या हो गया, विश्लेषण करना, उसके बारे में, उस समूह के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में विश्लेषण करता है, कि बताता है। तो विश्लेषण करता है, इसीलिए इसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। कहता है आगे अवलोकन विधि के तत्व है। अवलोकन विधि के क्या तत्व होते हैं देख लेते हैं। पहला है अवलोकन। अवलोकन में समूह व्यवहार, गतिविधियों, प्रतिक्रियाओं पर अध्ययन किया जाता है। समूह व्यवहार, मैंने पहले ही बता दिया कि समूह में बहुत सारे लोग होते हैं, उस पर डायरेक्ट उनसे बात नहीं करके, सिर्फ देख करके उनके ऊपर अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का, उनका कितना, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, प्रतिक्रिया क्या होता है उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा है अध्ययन, प्राप्त जानकारी का अध्ययन। जो मुझे जानकारी उस व्यक्ति का या उस समूह का मिलता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि वह व्यक्ति है कैसा, अध्ययन करना कहते हैं। उसके बारे में जब हम सोचते हैं, उसका व्यवहार, उसका गतिविधि, उसका प्रतिक्रिया देख करके, तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि वह व्यक्ति होता है कैसा। तीसरा कहता है निष्कर्ष। उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं अवलोकन विधि में। अवलोकन और अध्ययन के आधार पर उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष कैसा होता है कि आगे इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, मैंने इसको ऐसे करते हुए देखा, ऐसे रिप्लाई करते हुए देखा, ऐसे बातचीत करते हुए देखा। उसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं ना। मनोवैज्ञानिक क्या करता है, किसी के व्यवहार का अध्ययन करता है। अवलोकन विधि में वही कहता है
कि उसका व्यवहार का अध्ययन करता है और देखता है, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, एक्टिव है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है, उसे लिखता है, फिर पीडीएफ पढ़ता है, तो इसका मतलब वो बच्चा एक्टिव है, आगे वो कुछ करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ आगे अपने मम्मी पापा के लिए, अपने समाज के लिए बहुत आगे जाना चाहता है। वो जिज्ञासु बच्चा उसे कहा जाता है। तो अध्ययनकर्ता निष्कर्ष यही निकालता है कि इस तरह का बच्चा जिज्ञासु अक्सर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अब देख लेते हैं इसका लाभ क्या है। इस विधि से अगर हम रिसर्च करते हैं तो इसका लाभ क्या होता है। तो पहला है व्यवहार और गतिविधियों का अध्ययन। इसमें लाभ क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति या किसी समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं या उसके गतिविधि का अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, उस व्यक्ति पर समाज का प्रभाव कितना पड़ रहा है, संस्कृति का प्रभाव कितना पड़ रहा है, ये भी हमें जानने का मौका मिल जाता है। ये लाभ हुआ। तीसरा है व्यक्तिगत विकास अध्ययन। व्यक्ति का अपना विकास भी होता है। अगर हम किसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कोई चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें अपना भी विकास होता है, इसलिए ये लाभ है। उसके बाद हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण वही पीछे वाला ही है, जैसे बाल विकास पर हम अध्ययन कर सकते हैं, किशोरावस्था पर अध्ययन कर सकते हैं और वृद्धावस्था पर अध्ययन कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यह दो मेथड। पहला का नाम था लॉन्गिट्यूडिनल मेथड और दूसरा का नाम है ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या होता है बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ना है उसमें 1.3 सिलेबस में जो 1.3 है वो आज कंप्लीट होने वाला है इसी लास्ट मेथड के साथ। मेथड्स डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में 3 पढ़ना है, 2 पढ़ा चुका हूं और एक अभी लास्ट आपको अभी समझना है और बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ रहे हैं, पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप ही लोग आगे चल करके आगे अपने मम्मी पापा का, अपने समाज का नाम, अपने गांव समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो आज के समय में आजकल सभी लोग मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, लेकिन इस मोबाइल के युग में भी, आधुनिक युग में भी आप मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड करके मोबाइल से ही पढ़ते हैं, यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ना इंस्टा देखते हैं, ना फेसबुक देखते हैं पढ़ाई के टाइम में। आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी आगे कि हम लोगों ने इतना मेहनत किया। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो है, लास्ट मेथड से हम लोग को पढ़ना है क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड को अगर हिंदी में बात करें तो पार अनुभागीय अध्ययन विधि कहा जाता है, जो हिंदी जल्दी आपको याद नहीं होगा लेकिन इंग्लिश आपको जल्दी याद हो जाएगा। याद हो गया ना, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज मेथड, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल मेथड्स। ये सिंपल है याद करना, क्रॉस सेक्शनल मेथड्स। अब ये होता क्या है क्रॉस सेक्शनल मेथड? अभी तक जो हम लोगों ने 2 पढ़ा है उसमें और इसमें क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं देखते हैं। कहता है क्रॉस सेक्शनल विधि एक अनुसंधान विधि है। ये तो आपको पता ही है कि क्रॉस सेक्शनल विधि हो चाहे ऑब्जर्वेशन विधि हो, ये सब क्या है, अनुसंधान मतलब रिसर्च है। रिसर्च करने का एक विधि है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम कोई रिसर्च करते हैं या कर सकते हैं। तो यह भी एक विधि है, अनुसंधान का विधि है, जिसमें क्या होता है एक ही समय में विभिन्न आयु वर्गों या समूहों के अध्ययन किया जाता है। एक ही समय में, एक ही समय मतलब ये ही एक समय है जब भी अध्ययन शुरू होता है इस विधि का, क्रॉस सेक्शनल मेथड का। जब भी होता है स्टडी, इसका शोध इसका शुरू होता है, तो एक ही समय में क्या क्या होता है, एक ही समय में विभिन्न, जैसे आयु का भी, आयु वर्ग या समूह, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, किस एज का है इसका कोई लिमिटेशन नहीं, सभी वर्गों के कर सकते हैं। समूहों का किसी भी समूह पर कर सकते हैं। अध्ययन किया जाता है ताकि उनके विकास और परिवर्तन को समझा जा सके, ताकि उनके विकास और परिवर्तन को समझने के लिए एक ही समय में सभी आयु वर्गों के बच्चों, सभी आयु वर्गों के व्यक्ति, सभी आयु के सभी समूहों को एक ही साथ अध्ययन करते हैं,
इसको क्या कहते हैं? इसको क्रॉस सेक्शनल मेथड कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि क्रॉस सेक्शनल मेथड में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें एक ही समय में विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, समूहों का अध्ययन किया जाता है, समूह का अध्ययन किया जाता है ताकि उनके विकास और परिवर्तन को देखा जा सके। ताकि जिस पर हम देख रहे हैं, जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे किसी समूह पर अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति पर अध्ययन कर रहे हैं, उनका क्या विकास है, इसको विकास को देखने के लिए किसी भी उम्र के व्यक्ति को उठा करके हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हो गया, समझा जा सके, और विभिन्न चरणों को समझने में प्रयास करते हैं और उसके बहुत सारे पहलू जो है उसको समझने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आगे देख लेते हैं इसका जो मुख्य तत्व है। आप लोग को परिभाषा जो अभी तीनों बताए हैं, तीनों विधि का परिभाषा आपको याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा परिभाषा है और ये आज विधि खत्म कर देंगे। इसका आपको जो है ये मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल आपके ग्रुप में चला जाएगा। तो आप ये वीडियो देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तभी आपको वो पीडीएफ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कहता है कि इसका जो मुख्य तत्व है, मुख्य तत्व क्या है? एक ही समय में अध्ययन करता है। इसका मुख्य तत्व क्या है कि चाहे वो बहुत सारा समूह हो, चाहे एक समूह हो, चाहे वो किसी भी वर्ग, चाहे वो 40 साल का कोई है उस पर अध्ययन करना है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है उस पर अध्ययन करना है, चाहे वो 60 साल का है, चाहे वो 30 साल का है, किसी भी उम्र के वर्ग, किसी भी वर्ग, चाहे वह उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, चाहे वह जॉब में हो, चाहे वो जॉब में नहीं हो, सभी वर्गों के लिए, सभी उम्र के लिए जब एक ही समय में अध्ययन किया जाता है तो इसे क्रॉस सेक्शनल मेथड कहा जाता है। यह ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सभी को एक साथ परिवर्तन देखना होता है। एक साथ क्या देखना होता है? परिवर्तन, विकास और परिवर्तन देखना होता है कि इस तरह के व्यक्ति में, इस तरह के समूह में, इस तरह के लोगों में किस तरह का विकास होता है। अब बात कर लेते हैं मुख्य तत्व। एक ही समय में ये अध्ययन, ये फायदा है हम लोग का, तत्व है विभिन्न आयु वर्गों का अध्ययन। सभी आयु वर्गों का हम लोग अध्ययन करते हैं जो बताए भी है। तीसरा है विकास और परिवर्तन का अध्ययन। हम विकास करने जो वहां जब हम जाते हैं रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए फील्ड में जाते हैं, जैसे किसी भी समूह में गए, किसी भी लोग वर्ग में गए, किसी भी जाति में चले गए, किसी भी मतलब कहीं भी चले गए रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, तो उस शोध में हम ये देखेंगे कि उसका विकास कितना है और उस व्यक्ति में परिवर्तन कितना हुआ है। तो ये हो गया विकास और परिवर्तन। अब इसका लाभ की बात कर ले तो इसका लाभ जो है, मुख्य लाभ, विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलता है। हम इसका विकास कैसे देखते हैं? किसी भी व्यक्ति का विकास देखने के लिए हमें जाना होता है रिसर्च के माध्यम से। तो हम जब ये रिसर्च करते हैं तो हमें समझने का मौका मिलता है, मदद मिलता है उस व्यक्ति का विकास कितना हुआ और परिवर्तन कितना हुआ। दूसरा लाभ ये है इस विधि का कि व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास कितना हुआ है, इसको भी देखना है, हमको लाभ मिल जाता है। तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक को समझने में मदद, वहां का क्या सांस्कृतिक है, जहां हम रिसर्च करने जाते हैं वहां का क्या सांस्कृतिक है, कैसा सामाजिक प्रभाव है, ये सभी को समझने का हमको मौका भी मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा 3 लाभ। अब बात कर लेते हैं उदाहरण जो सभी मेथड्स में देखे हैं हमने, चाहे वो ऑब्जर्वेशन मेथड हो, चाहे वह लॉन्गिट्यूडनल मेथड हो, चाहे वह क्रॉस सेक्शनल मेथड हो, सभी में मैंने देखा है उदाहरण में यही अध्ययन किया गया है। अध्ययन इस पर किसमें किया जाता है? बालक पर, बालक के विकास पर अध्ययन किया जा सकता है। किशोरावस्था विकास अध्ययन किया जा सकता है, किशोरावस्था वाले एज पर, और वृद्धावस्था पर अध्ययन किया जा सकता है। तो ये तीनों मेथड आज समाप्त हो गई। मुझे लगता है कि इस तीनों मेथड को, तीनों विधि को समझने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कारण इसलिए कि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से बोर्ड पर लिखता हूं और इतना शायद ही मेहनत पहले करता था, लेकिन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत मैं भी करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो आपसे ज्यादा मुझे भी नॉलेज मिलती है। हम भी पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं तो ज्ञान अर्जन करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आज समाप्त हुआ इसी के साथ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों को जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ना है उसके सिलेबस में 1.3 में जो पढ़ना था, क्या पढ़ना था? मेथड्स पढ़ना था, 3 मेथड्स, वो आज इसी के साथ समाप्त होती है। फिर
उसके आगे सिलेबस में क्या है, उसी के आधार पर फिर आप वीडियो बनाएंगे, फिर से पीडीएफ भेजेंगे और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा।